Hello and welcome to my YouTube channel. Myself Shailen Chaudhary, Assistant Professor Botany. Today I will discuss the important topic plant nomenclature. In this video, I also include explain the topic binomial nomenclature given by the Linnaeus, rules and regulation like ICVN and ICN rules. So ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग टीजीटी, पीएचडी, जीआईसी, एलटी और एलटी ग्रेड या जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर जो बच्चे या तो बीएससी, एमएससी या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और मुझे लगता है कि जो वीडियो की सीरीज़ चल रही है, आप इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अपलोड करता हूं और आप उसके एक नोट्स तैयार करते रहिए और पढ़ते रहिए। अब तो थोड़ा सा छुट्टी है, तो छुट्टी में मैं सोचा गांव में हूँ तो थोड़ा सा आपके लिए एक वीडियो ही क्रिएट कर दूँ, क्योंकि छुट्टी में थोड़ा सा पढ़ाई भी होती रहे, है ना। और मैं भी थोड़ा सा काम करना ज़्यादा ठीक लगता है कि आप भी पढ़ते रहें और मैं भी कुछ ना कुछ बनाता रहूँगा, ठीक है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्लांट नॉमेनक्लेचर बेसिक एक नॉमेनक्लेचर, किसी प्लांट का हम लोग नाम देते हैं। ऐसा नहीं है, नाम जो है अगर किसी का नाम नेमिंग करते हैं तो उसमें एक साइंटिफिक रूल्स अप्लाई होता है। तो चूँकि हम लोग बॉटनी वाले चैप्टर में बात कर रहे हैं तो प्लांट नॉमेनक्लेचर की ही बात करेंगे। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट हम नहीं कवर करेंगे। प्लांट नॉमेनक्लेचर में हम नेमिंग क्या है नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर एक सिंपल सा मैं कहूँ तो सिंपल सा आप कह सकते हैं इसको कि नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स कोई प्लांट्स है उसका नेमिंग करते हैं हम लोग। नेमिंग प्लांट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मेथड्स, उसमें हम लोग साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्लांट को नाम हम ऐसे कहीं ले दिए। अब ऐसे नाम को साइंटिफिक मेथड हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं? उसके लिए जैसे मान लीजिए कि एक बॉटेनिकल नाम है, ठीक है। बॉटेनिकल नाम क्या है? आइपोमिया बटाटा, ठीक है। ये है आइपोमिया और बटाटा, ठीक है। ये नाम है, इसका साइंटिफिक नाम है या बॉटेनिकल नाम है। इसका हम लोग जैसे हिंदी या पंजाबी में इसी को कहते हैं। हिंदी या पंजाबी अगर आप देखें तो इसको बोलते हैं शकरकंद, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? शकरकंद बोलते हैं। यहाँ पे हिंदी अपने यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी या पंजाबी में इसको शकरकंद बोलते हैं और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्वीट पोटैटो। क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो। बंगाली में अब बोलते हैं लाई आलू, ठीक है। उड़िया में बोलते हैं कांडा, ठीक है। तेलुगु में इसको बोलते हैं चिलागड़ा और मराठी में बोलते हैं इसको रतालू, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स, अब देखिए एक ही चीज़ है जो है स्वीट पोटैटो है या शकरकंद है, हम अपनी तरफ इसका एक बॉटेनिकल नाम है कि ये स्वीट पोटैटो है, इंग्लिश नाम कुछ और है, कुछ और। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि किसी नाम, इस नाम को जो है एक पूरे वर्ल्ड में जो है एक ही नाम से जाना जाए, तो उसका एक बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर क्रिएट किया ताकि वो प्लांट हर जगह एक साइंटिफिक मेथड, एक लैंग्वेज यूज़ की गई जिसे लैटिन लैंग्वेज कहा गया। और वो लैंग्वेज जो है हर जगह एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करती है ताकि एक ही चीज़ जो है अलग अलग नाम से भले हो, लोकेलिटी के नाम से अलग हो, लेकिन जो है एक जगह उसका नाम जो है एक ऐसा नाम जो हर जगह उसके नाम से जाना जाए, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा, जैसे एक साइंटिफिक एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मैंने बताया, वाज डेवलप्ड बाय रूल्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ द आईसीबीएन ने पढ़ा एंड आईसीएन आफ्टर 2011, ठीक है। ये आप थोड़ा सा डेट याद रखिए। अब जो हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं तो नॉमेनक्लेचर किस लैंग्वेज में रहती है? तो नॉमेनक्लेचर का एक है लैंग्वेज है जिसको बोला गया है लैटिन लैंग्वेज। और लैटिन लैंग्वेज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्या और कोई लैंग्वेज नहीं है? लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज भी है। अब डेड लैंग्वेज का मतलब क्या है? क्यों हम लोग ऐसी लैंग्वेज जो नॉर्मली बोलचाल की भाषा में नहीं यूज होती, लेकिन हम लोगों ने उसको किसी एक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रखा है। लेकिन अगर आप किसी वर्ल्ड में कंट्री में जाएंगे तो लैटिन भाषा बोली नहीं जाती है, ठीक है। तो लैटिन लैंग्वेज क्या है? एक लैटिन लैंग्वेज इज डेड लैंग्वेज है। अब वाई वी अडॉप्टेड द लैटिन लैंग्वेज? अगर ये क्वेश्चन कभी कभी देखिए, अगर आप पीजीटी या का क्वेश्चन उठा के देखें पीछे का, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि लैटिन लैंग्वेज जो है क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में दो। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे भी है, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। लैटिन लैंग्वेज क्यों? लैटिन लैंग्वेज क्या है? डेड लैंग्वेज है एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड डू नॉट चेंज। ओके, मीनिंग ऑफ वर्ड डू नॉट चेंज। अगर हम किसी
चीज़ को या किसी प्लांट का अगर नाम हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसका जो है कहीं पे दूसरी जगह नाम उसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। और एक ये डेड लैंग्वेज है। अगर किसी लैंग्वेज हम लोग लिविंग लैंग्वेज की बात करें, जैसे कि जो बोली जाती है भाषा, ये लैंग्वेज बोली जा रही है, तो वो क्या होती है कि वो चेंज हो जाती है। लेकिन जो डेड लैंग्वेज है, जैसे लैटिन लैंग्वेज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डेड लैंग्वेज है, तो वो चेंज नहीं होती। ओके। फिर बॉटेनिकल लैटिन इज़ वेरी डिस्क्रिप्टिव। बॉटेनिकल लैंग्वेज क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव होती है, यानी कि जो हम लोग लिखते हैं उसको और उसको हम डिस्क्राइब करते हैं फॉर बहुत लॉन्ग टाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द लैटिन डू नॉट इंस्पायर द पॉलिटिकल जीनियस। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, चाहे किसी कोई भी लैंग्वेज, चाहे अपने अगर इंडिया में देखो तो कभी तेलुगु, कभी हिंदी, कभी क्या अदर वर्ड में देखेंगे तो कभी स्पेनिश, फ्रेंच, तो उनमें क्या होता है कि अगर जैसे किसी यहाँ की एक लैंग्वेज यूज होने लगती है तो फिर उसमें ये होता है कि अरे ये तो वहाँ की लैंग्वेज है, हम इसको क्यों हम लोग यूज़ करें, क्यों लोग हम लोग एक्सेप्ट करें, तो हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक पॉलिटिकल जीनियस होता है। लेकिन लैटिन लैंग्वेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड में तो उसमें कोई जो है जीनियस नहीं है, ठीक है। तो एक ये भी मैटर है। फिर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो नाम है, एक स्पीसीज स्पीड और दूसरा है जेनरिक, ठीक है। अब इसके कॉन्सेप्ट और इसके जो है बाइनोमियल से दो है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में एक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट और दूसरा बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दोनों में डिफरेंस है। अगर पूछता है कि द कंसेप्ट ऑफ द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, हु इंट्रोड्यूस्ड द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कंसेप्ट किसने दिया था? तो अब आप जो है कैरोलस लीनियस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको कौन दिया था? गैस्पर्ड बोहमेन ने दिया था। मैंने इनकी एक किताब बताई थी आपको, पिनक थिएट्री बोटेनी की, ठीक है। तो उनमें उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो है कॉन्सेप्ट है वो दिया था, कौन? गैस्पर्ड बोहमेन ने, ठीक। कॉन्सेप्ट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट, ना कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दोनों में डिफरेंस है। तो बाइनोमियल अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज द गिवन द बाइनोमियल या प्रपोज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट, तो प्रपोज्ड बाय द कौन है? लीनियस, ठीक है। इन फर्स्ट एडिशन इन हिज बुक, उनकी एक बुक है जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। और ये कब पब्लिश हुई थी? मैंने इसके पहले वीडियो के लेक्चर में मैंने 3-4 किताबों के इनके नाम दिए, जैसे सिस्टमा नेचर है, हिस्ट्री प्लांटेरम, सेरा प्लांटेरम, इनकी कई सारी किताबें हैं। तो इस कौन सी किताब में इन्होंने पब्लिश किया था? स्पीसीज प्लांटेरम मैंने 1753 में, ठीक है। और फिर से मैंने एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दोनों डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा देखो है तो एक चीज़ फॉलो करता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट कौन पहला कॉन्सेप्ट कौन दिया था? गैस्पर्ड बोहमेन ने। लेकिन अब उसका सिस्टम ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रोसीड किया या प्रपोज किया किसने? तो कौन है? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इस जो है कैरोलस लीनियस है, ठीक है। अब जब कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग जब हम बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग किसी प्लांट का देते हैं तो इसमें लैटिन वर्ड, हम लैटिन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अब इसमें दो नाम होते हैं, एक होता है जेनरिक नेम या जेनरिक एपिथेट और दूसरा होता है स्पीसीज नेम या स्पीसीज एपिथेट, ठीक है। अब इसमें जो है जैसे मान लो एक जेनरिक जिसमें जीनस होता है, ठीक है, जीनस यानी कि जेनरिक नाम है उसमें, ठीक है। अब जेनरिक नेम मान लीजिए कि मैं एक अपने मैंगो का नाम अगर बॉटेनिकल नाम या मैं लूँ तो उसका नाम हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, एक एग्जांपल के तौर पे। और अब बाकी आप भी प्लांट ले सकते हैं, आइपोमिया बटारा ले सकते हैं या और भी कोई प्लांट ले सकते हैं, पाइसम सटाइवा ले सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे जब किसी नाम का हम बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिकॉर्डिंग करते हैं बाय द लीनियस, तो उसमें जो है जैसे अभी है मैंगीफेरा इंडिका, तो इसमें जो मैंगीफेरा वर्ड है, अगर इसको मैं थोड़ा सा वो करूँ, पेन चेंज करता हूँ, जो मैंगीफेरा वर्ड है ये क्या है? जीनस है, ये जीनस नेम है, यानी उसका जीनस को, वंश को वो करता है, इंडिकेट करता है। और जो इस इंडिका है वो क्या करता है? उसके स्पीसीज को वो करता है, सॉरी ये क्या करता है? हाँ, इसका स्पीसीज करता है, ठीक है। तो मैंगीफेरा क्या है? मैंगीफेरा उसके जीनस को बताता है और इंडिका उसके क्या करता है? स्पीसीज को बताता है। आगे और भी बहुत सारे नॉमेनक्लेचर आए बाइनोमियल के बाद,
ठीक है। तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, जो आपके सिलेबस या बार बार क्वेश्चन उससे रिवाइज होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ओनली वन नेम फॉर द प्लांट विच नोन एज लेजिटिमेट, एक भी क्वेश्चन आया कि अगर किसी प्लांट का हम लोग एक नाम केवल एक नाम होता है या एक नाम, ओनली वन नेम फॉर प्लांट, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। ओके, नेक्स्ट मैं इसको डिस्कस करूंगा। अब कुछ है कंपोनेंट्स ऑफ द बोटेनिकल कोड। मैंने अभी 2 कोड्स के बारे में अपनी फ्रंट स्लाइड में दिया था। एक है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और दूसरा है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। 2011 के बाद, इसके बाद भी बहुत सारे नॉमेनक्लेचर आए, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस स्लाइड में मैं नहीं करूँगा। तो जो बोटेनिकल कोड है, तो इसमें क्या है, कंपोनेंट क्या है उसके कौन कौन से, ठीक है। द कोड इज, ये इज है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। द कोड इज डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स। कितने डिवीजन इसमें है? पहला इसमें क्या है हम डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल कौन कौन से। फिर सेकंड में है रूल्स एंड रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं जो बोटेनिकल कोड के हैं। फिर उसके बाद थर्ड है प्रोविज़न फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ द कोड, ठीक है। नेक्स्ट इसने, अब ये तीनों चीज़ों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ये एलेबोरेट करेंगे थोड़ा सा विस्तार में, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, कुछ इनके प्रिंसिपल है। द प्रिंसिपल ऑफ द बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, किस पे बेस्ड है? फर्स्ट इसका प्रिंसिपल है, इसमें टोटल 6 प्रिंसिपल है। कितने हैं? टोटल 6 प्रिंसिपल हैं। मेन बेसिक ICBN के टोटल 6 प्रिंसिपल हैं, और इस ICBN के 6 प्रिंसिपल के साथ साथ उसमें कुछ आर्टिकल हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है इसमें बोटेनिकल, डिस्कस करते हैं बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर की। फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल है बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जैसे कि बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। अब बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से वो ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट रूल यही है कि फर्स्ट प्रिंसिपल बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर डिफर एंड अलग है, और बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर दोनों अलग है। सेकंड इसमें रूल्स है कि नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर डिटरमाइंड बाय द मीन्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट रूल है। थर्ड रूल है, तो थोड़ा सा मैं स्पीड में करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। द नॉमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, एक ही प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी के प्लांट के नाम जो है, किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को हम एक प्रायोरिटी के हिसाब से रखते हैं कि उसकी हायरार्की क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये थर्ड रूल होगा। थर्ड रूल में एक फोर्थ रूल और है कि ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विथ ए पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन पोजीशन एंड रैंक कैन बियर ओनली वन करेक्ट नेम, ठीक है। फिफ्थ है इसमें साइंटिफिक नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन। मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद 6 इसका जो रूल्स है, द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, सॉरी थोड़ा सा वो आ गया है। द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर रेट्रोस्पेक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड, ठीक है। थोड़ा सा मैं रात में ज़्यादा जाग लिया ना, तो एसिडिटी हो गई, तो वही हो गया कोई नहीं। लेकिन देखो, आप भी मेहनत करते रहो, ठीक है। मेहनत जो है सफलता का एक स्टेप होता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो किसी भी क्षेत्र में होगा, आप मेहनत के सक्सेस नहीं हो पाओगे। अब मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करता हूँ, तो सच पूछो मैं बहुत ही कई किताबों से कंसर्न करता हूँ, वो मैटर को इंक्लूड करता हूँ, मुझे भी बहुत टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग उसी हिसाब से आप मेहनत भी करिए, आप भी करिए मेहनत। अब कोई ऐसा नहीं है कि आप मेहनत बहुत बड़ा है, अपने लिए 2-4 घंटे कौन नहीं निकाल लेता है, आप निकालिए। बाकी सारा दिन आप जो भी काम करना करिए, ठीक है। तो मैं अभी जितना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए, और आप अगर मेहनत करेंगे तो आगे आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो द रूल्स, फिर उसके बाद ये 6 रूल्स मैंने डिस्कस किया, उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। और ये रूल्स देखिए ऑब्जेक्टिव वाले में जो होते हैं, जो रूल्स का वो है,
रूल्स केवल इतना पूछता है, हाउ मेनी रूल्स, 6 रूल्स, ठीक है। हाउ मेनी प्रिंसिपल, 6 प्रिंसिपल। लेकिन अगर आप बीएससी या एमएससी के क्वेश्चन, क्योंकि वो या पीसीएस आईएएस वाले में अगर आप ऑप्शनल बॉटनी रखें तो उसमें थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेता है कि जो प्रिंसिपल क्या है, उनको प्रिंसिपल एक डिफिनेशन होती है कि प्रिंसिपल इसमें क्या है, और प्रिंसिपल कितने प्रिंसिपल है वो आप थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करिए, तो वो लिखित वाले में होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले में हाउ मेनी प्रिंसिपल्स हो गया द रूल्स। लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए, द रूल्स ऑफ आईसीबीएन हैज बीन अडॉप्टेड एट वियना इन 1905, ओके, एंड ब्रुसेल्स इन 1910, ठीक है। ये एक्सेप्ट किया गया था। एंड आईसीबीएन अपीयर्ड इन 1978। आईसीबीएन अपीयर्ड कब हुआ? 1978 में। द प्रेजेंट आईसीबीएन कोड कंसिस्ट ऑफ 6 प्रिंसिपल, देखिए है ना इसमें, ये ओवरऑल एक इसकी समरी है, 6 प्रिंसिपल एंड 75 आर्टिकल्स, ओके। तो आप इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वाले जो पीजीटी टीएसटी और उसके 6 प्रिंसिपल एंड 75 आर्टिकल्स हैं इसके, ठीक है। थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन, मैंने दूसरा टर्म, पहले प्रिंसिपल, दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म की बात करें तो रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म में है, पहला है रैंक ऑफ टैक्सा, ठीक है। फिर दूसरा है नेम ऑफ टैक्सा, फिर है नेम ऑफ स्पीसीज, फिर इसके बाद इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन, फिर इसका साइटेशन ऑफ ऑथर नेम एंड रिजेक्शन, चॉइस एंड रिटेंशन ऑफ नेम। इतनी चीज इसमें क्या है इंक्लूड है कि रूल्स में रूल्स जो हैं, और उसमें रूल्स में कौन कौन सी चीज़ हम रिकमेंडेशन क्या क्या है, ये चीज़ें कि उसका टैक्स करने रूल, रैंक क्या है, रैंक मतलब कि वो किंगडम उसका क्या है, ठीक है, उसका किंगडम के बाद क्या था, डिवीज़न क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, और उसका स्पीसीज क्या है, सॉरी जीनस क्या है, फिर स्पीसीज क्या है, ऐसे ट्राइब्स क्या है, मतलब उसका रैंक का हम लोग रैंक को करते हैं। नेम ऑफ टैक्सा, टैक्सा का नेम क्या है, जो प्लांट टैक्सा, टैक्सा मतलब किसी एक का प्लांट का नेम है, ठीक है, कोई एक प्लांट है उसे हम टैक्सा टर्म करेंगे, और ठीक है। फिर इसके बाद सॉरी एक टैक्सा है मतलब प्लांट के बारे में टैक्सा है, ठीक है, टैक्सॉन अलग है, टैक्सा अलग है। द नेम ऑफ स्पीसीज, उसकी स्पीसीज क्या है, ठीक है, इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन, ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। रैंक ऑफ टैक्सा में अगर बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चन 3 या 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव वाले तो अलग हैं, वो लिखित हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसकी रिपीटेशन है। और अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो मुझे लगता है कि हर बार 2 केवल रैंक ऑफ टैक्सा से क्वेश्चन जो है पूछते हैं। और इंटरव्यू में तो आप छोड़िए, इंटरव्यू में तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें से पुटअप किए जाते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, कुछ रूल्स उसके क्या हैं, ये हैं। अच्छा, रैंक ऑफ टैक्सा के बारे में क्या है कि कौन से फैमिली है, क्या उसका क्लास कैसा है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट रैंक ऑफ टैक्सा इन आर्टिकल किसमें किए गए, इंपॉर्टेंट है। अब टैक्सा में 2 चीज़ें हैं, ठीक है, रैंक ऑफ टैक्सा में एक इम्पोर्टेंट रैंक वाले टैक्स है, ठीक है, अगर आप इसमें करेंगे तो एक इम्पोर्टेंट रैंक वाले टैक्स हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट रैंक वाले टैक्स है कौन से। फिर इसके बाद उसमें सेकेंडरी मतलब उसके एसेसरी वाले पार्ट कौन से है, ये आप कह सकते हैं एसेसरी या सेकेंडरी टैक्स। रैंक क्या है, ठीक है, रैंक 2 है, एक प्राइमरी जिसे हम लोग मेन इम्पोर्टेंट रैंक कह सकते हैं, दूसरा एसेसरी जो इसके हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखें, तो मैं पहला इसमें डिस्कस करूँगा। पहला आप यहाँ पे देखें कि इम्पोर्टेंट रैंक ऑफ टैक्स जो डिस्कस किया गया था वो आर्टिकल 3.1 ऑफ आईसीबीएन का जो प्रिंसिपल है उसके अंदर आर्टिकल्स हैं, और किस आर्टिकल में डिस्कस किया, 3.1 वाले आर्टिकल पे डिस्कस किया गया। अब इसमें पहला जो है जो टैक्सा है, टैक्सा का रैंक, इम्पोर्टेंट रैंक जो है, मेन रैंक में पहला जो आता है वो आता है किंगडम, ठीक है। किसी प्लांट या किसी प्लांट के यार उसका नाम करते हैं तो उसके बारे में वो किस किंगडम में है। किंगडम तो जैसे मान लो उसका प्लांटी है तो प्लांट का हम लोग कर रहे हैं तो उसका प्लांटी किंगडम हो गया, ठीक है। अब उसका डिवीज़न है या फाइलम क्या है, देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखा है। अब ये थोड़ा दोनों यहीं से क्वेश्चन एक पूछता है कि डिवीज़न किस में लिखते हैं और फाइलम किस में लिखते हैं। अगर यहाँ पे प्लांट, यहाँ किंगडम है, डिवीज़न है, क्लास है, यानी कि अगर हम इस चीज़ को ऑर्डर को फॉलो करें, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, यहीं से डिफरेंस। तो ये है बॉटेनिकल में, ठीक है, रैंक ऑफ बॉटनी का किंगडम हो गया, डिवीज़न हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया। तो ये चीज़ किस में हो गया,
ये हो गया आपका प्लांट के केस में। और अगर एनिमल के केस में होता है तो किंगडम के जगह किंगडम के बाद सीधा फाइलम आ जाता है, वहाँ पे हम डिवीज़न नहीं लिखते हैं। फिर इसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन सेकंड वाले पार्ट जो आप सेकंड वाला करेंगे तो सेकंड वाला जहाँ पे फाइलम है, फाइलम एनिमल के केस में है यानी जूलॉजी में करेंगे उसको, और किंग डिवीज़न जो है वो करेंगे एनिमल में। बाकी सब कुछ सेम है। तो ये वाला नेक्स्ट जो किंगडम के बाद वाला ये आप याद रखेंगे। और इसका एक रैंक सीरीज जो है याद रखेंगे। रैंक इंपॉर्टेंट रैंक होने की, पहले किंगडम आ रहा है, फिर डिवीजन आ रहा है, फिर उसके बाद क्लास आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, फैमिली आ रहा है, जीनस आ रहा है, उसके बाद स्पीसीज आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक हायरार्की इसकी याद रखिएगा, रैंक याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। अगर कभी कभी CSIR देखो जो नेट वगैरह देते हैं, नीट और नेट अलग, मेडिकल और उसमें अलग, तो उसमें क्या करता है कि एक क्वेश्चन कभी किंगडम के बाद क्लास कर देता है, ठीक है। किंगडम लिखा उन्होंने, किंगडम लिखा, उसके बाद लिख दिया, क्या लिख दिया, क्लास लिख दिया, फिर इसके बाद लिख दिया फैमिली लिख दिया, है ना। मतलब ऐसे कई सारे ऑप्शन बने, फिर लिखे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। अब आप अगर आपने सही से उसको रिवाइज नहीं किया है तो आप 4 ऑप्शन है, अगर इसी में मैं 4 ऑप्शन बना दूँ तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक क्लैरिटी के रूप में पढ़िए कि हाँ इसमें से कभी भी इधर उधर हो सकते हैं, मुझे एक रैंक से पूरा याद रखना है, ठीक है। और इसमें किंगडम है, फिर डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, ठीक है। इस प्रकार एक ऑर्डर आप याद रखिए। फिर नेक्स्ट है जो आप CSIR हो, अगर डाइवर्सिटी लाइफ फॉर्म जो उसमें क्वेश्चन बनाता है 4 मार्क्स वाले में, जो उसे मैचिंग टाइप पे देता है, तो अब वो क्या करता है, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट रैंक है उसको ना डिस्कस करके उसको सेकेंडरी वाले रैंक्स को उसमें इंक्लूड करता है, ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं। क्योंकि हम लोग किंगडम, उसके बाद किंगडम के बाद डिवीज़न, डिवीज़न के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यहाँ तक तो बहुत अच्छे से पढ़ लिए। लेकिन अब वो दिमाग लगाता है कि क्या स्टूडेंट, क्या वो कैंडिडेट उसके आगे भी उसको आता है कुछ, या उसको कुछ और वो करता है, तो वो चीज़ें क्या करता है, वो सेकेंडरी रैंक को फर्स्ट रैंक के बीच में इंक्लूड करता है, ठीक है। अब या तो TGT किसी भी एग्ज़ाम में हो, वो कंफ्यूज करता है आपको। कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि अगर आप उसके आगे वाला पार्ट नहीं पढ़े हुए हैं तो आप वो हो जाएंगे। अब जीनस स्पीसीज तक आप गए, स्पीसीज के आप आगे सेकेंडरी रैंक आप जानते ही नहीं कि उसके आगे क्या है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ है, कौन सा है, किसके बीच में कहाँ से आ गया, ठीक है। तो सेकेंडरी रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद सेकेंडरी रैंक टैक्सा इंक्लूड इन आर्टिकल 4.1, ठीक है। 4.1 भी इसको डिस्कस किया है। इससे पहला आता कौन है, पहले इसमें ट्राइब्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन है, देखिए ट्राइब्स के बाद सेक्शन आ रहा है, फिर सीरीज आ रहा है, फिर वैरायटी आ रहा है, फिर फॉर्म आ रहा है, ठीक है। इस तरह का। तो अगर मैं एक क्वेश्चन इसमें क्रिएट करूं कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन, मैं एक चूँकि मैं गांव में हूँ ना, तो आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। उधर पेड़ हैं, खेत भी है, उधर देखिए खेत है, बहुत अच्छा। और मेरा घर की लोकेशन बहुत अच्छी, एकदम कॉर्नर एरिया में ना, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अब गांव है, जब छुट्टी होती है तभी आते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद इसमें क्या है कि अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए किंगडम लिखा उन्होंने, किंगडम है, किंगडम के बाद क्या है, किंगडम के बाद डिवीज़न है, डिवीज़न के बाद क्या है, डिवीज़न के बाद क्लास है, फिर इसके बाद ऑर्डर है, फिर इसके बाद फैमिली है, फिर इसके बाद क्या है, जीनस है, फिर उसके बाद क्या है, स्पीसीज है। अब स्पीसीज के बाद क्या लिखते हैं, ट्राइब्स है, ट्राइब्स के बाद क्या है, सेक्शन है, सेक्शन के बाद क्या है, ट्राइब्स के बाद सेक्शन, सेक्शन के बाद क्या है, सीरीज है, ठीक है। सीरीज के बाद क्या है, वैरायटी है, वैरायटी के बाद क्या है, फॉर्म है। ये हो गया फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन CSIR, JRF, नेट वाले वो क्या करते हैं, वो ये क्या करते हैं कि जैसे किंगडम है, किंगडम ये सीरीज यहाँ तक लिखी है। अब इसके बाद तुरंत ये जो सीरीज है, ये सीरीज को जो है उठा करके, ये सीरीज को उठा करके किंगडम, ये डिवीज़न और ये क्लास के बीच में रख दिए, ठीक है। डिवीज़न और क्लास के बीच में रख दिया, और फिर ये किंगडम, डिवीज़न, सीरीज, ठीक है। इसको कर दो सीरीज, और सीरीज के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, एक ऑप्शन ये कर दिया। अब फिर दूसरा ऑप्शन बना दिया कि उन्होंने ये क्लास, डिवीज़न, किंगडम ये है पूरा। अब इसमें इन्होंने कहीं पे बीच में फॉर्म उठा के दे दिया, और फिर कहीं बीच में उठा के इन्होंने ट्राइब्स उठा के दे दिया, ठीक है।
और एक ऑप्शन इन्होंने, एक ऑप्शन केवल ये वाला सीरीज बनाया जो सही है, एक बनाया, उसको फर्स्ट में नहीं रखेंगे, उसको बी पार्ट या सी पार्ट में कहीं रखेंगे, और जो गलत है उसको सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। अगर आपने सही से, भाई ठीक बात है, क्योंकि अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो आप इधर उधर भटकेंगे उसको, ठीक है। तो चीज़ों को आप एक सही से सीक्वेंस में पढ़िए और अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए। कुछ दिन तक छुट्टियां हैं, ठीक है, आप छुट्टी का आनंद लीजिए अच्छे से, लेकिन हाँ अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। मैं जैसे आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सा पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आप सभी को थैंक यू, और जितना हो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मैं आपके लिए इतना एफर्ट लगाता हूँ तो थोड़ा सा बनता है, ठीक है। शेयर भी करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं कभी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो मिल जाए। और गांव तो यार बहुत सुंदर होता है, ठीक है। यहाँ की जो है, ये सोचो अगर गांव में जो आदमी रहता है उसकी 10 साल उम्र बढ़ जाती है, और यहाँ पे चिड़िया उड़िया बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो थैंक यू सभी को, जय माता दी। माता जी आपका सबका कल्याण करें और आप सक्सेस हों, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।